विलेजर, विजनरी एंड विनर धीरूभाई अंबानी के बारे में आज हम बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे एक गांव के कम पढ़े लिखे लड़के ने रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी महाकाय कंपनी की नींव रखी और कैसा रहा उनका एक छोटे से पेट्रोल पंप में नौकरी करने से लेकर दुनिया की सबसे बड़ी क्रूड ऑयल रिफाइनरी के मालिक बनने तक का सफर। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि वीडियो में कुछ ऐसे किस्से हम आपको सुनाएंगे जिससे सीखकर आप भी खुद का बिजनेस एम्पायर खड़ा कर सकेंगे। पर इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा। दोस्तों, बात है 28 दिसंबर 1932 की। गुजरात के जूनागढ़ जिले के चोरवाड़ गांव में एक सामान्य बनिया परिवार में धीरूभाई अंबानी ने जन्म लिया। उनके पिता हीराचंद अंबानी और माता जमुनाबेन अंबानी के साथ साथ उनके 5 भाई बहन और भी थे। उनके पिता स्कूल टीचर थे, पर इतना बड़ा परिवार होने की वजह से आर्थिक तंगी के कारण उन्हें अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ गई और परिवार की आर्थिक मदद करने के लिए उन्होंने गिरनार माउंटेन के पास भजिए की एक दुकान लगाई। फिर साल 1948 में नौकरी की तलाश में वे अपने बड़े भाई रमणीक लाल के साथ यमन देश के ईडन शहर में पहुंचे। तब उनकी उम्र मात्र 16 साल थी। वहां धीरूभाई सेल कंपनी के पेट्रोल पंप पर मात्र 300 रुपये के पगार पर नौकरी पे लग गए। हालांकि उस वक्त भी धीरूभाई इतने बिजनेस माइंडेड थे कि नौकरी करने के दौरान भी वे हमेशा बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज तलाशते रहते थे। वे शुरुआत से ही बिजनेस करने का कोई भी मौका अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। दोस्तों, धीरूभाई अंबानी के बिजनेस प्रति जुनून का अंदाज आप इस किस्से से भी लगा सकते हैं कि जब वो पेट्रोल पंप पर काम करते थे तब उस दौरान वहां काम करने वाले कर्मचारियों को चाय महज 25 पैसे में मिलती थी, लेकिन धीरूभाई वो 25 पैसे की चाय न खरीद कर पास के एक बड़े रेस्टोरेंट में 1 रुपये की चाय पीने जाते थे। वो ऐसा इसलिए करते थे ताकि उस रेस्टोरेंट में आने वाले बड़े बड़े व्यापारियों की बातें सुन सके और बिजनेस की बारीकियों को समझ सके और उनके साथ जान पहचान बनाकर अपने लिए बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज भी खड़ी कर सके। दोस्तों, यही बात एक नॉर्मल इंसान को और बड़े आदमी को अलग बनाती है। जहाँ एक नॉर्मल इंसान कुछ सीखने के ऊपर ज्यादा खर्चा नहीं करता, वही एक बड़ा इंसान हमेशा कुछ नया सीखने के लिए जुझारू रहता है और खुद के नॉलेज पर इन्वेस्ट करने से वो कभी पीछे नहीं हटता। दोस्तों, धीरूभाई के जीवन का एक और किस्सा बहुत फेमस है। जब वे यमन में थे तब यमन की करेंसी के सिक्के चांदी से बनाए जाते थे। धीरूभाई को यह बात पता लगी कि सिक्कों के अंदर की चांदी की कीमत उन सिक्कों की कीमत से काफी ज्यादा है, तो वे उन सिक्कों को पिघलाकर उन्हें लंदन जाकर बेचने लगे, क्योंकि उस वक्त लंदन में चांदी की कीमत सबसे ज्यादा थी। जब इस बात की खबर यमन सरकार को लगी तब तक धीरूभाई अंबानी अच्छा खासा मुनाफा कमा चुके थे। पर धीरूभाई को हमेशा लगता था कि वे नौकरी करने के लिए नहीं बने, वे कहीं ना कहीं खुद का बड़ा बिजनेस शुरू करना चाहते थे। तो वो यमन से वापस भारत लौट आए और अपने चचेरे भाई चंपकलाल दामानी के साथ मिलकर मुंबई में पॉलिएस्टर धागे और मसालों के इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार शुरू किया और अपनी इस छोटी सी व्यापार कंपनी का नाम उन्होंने रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन रखा। उनको रिलायंस नाम का आइडिया एक किराने की दुकान पर से आया जिसका नाम भी रिलायंस था। दोस्तों, रिलायंस शब्द का अर्थ होता है भरोसा। सिर्फ 2 लोगों के साथ शुरू हुई रिलायंस देखते ही देखते सिर्फ 4 सालों में 85,000 लोगों की कंपनी बन चुकी थी। पर धीरूभाई अंबानी की एक आदत थी, वे अपने बिजनेस में बहुत बड़े रिस्क लेते थे, क्योंकि वे मानते थे कि जितना बड़ा रिस्क उतना ही बड़ा प्रॉफिट। पर यह बात उनके पार्टनर चंपकलाल दामानी को बिल्कुल पसंद नहीं थी और दोनों के स्वभाव और व्यापार करने के तरीके बिल्कुल अलग अलग थे। तो इसी कारण साल 1965 में दोनों अपनी पार्टनरशिप से अलग हो गए। तब तक धीरूभाई को कपड़े के व्यापार की अच्छी समझ हो गई थी, तो इसी व्यापार में अच्छी अपॉर्चुनिटी को समझकर उन्होंने साल 1966 में अहमदाबाद के नरोडा में एक कपड़ा मिल भी स्थापित की, जहां वे पॉलिएस्टर के धागों से कपड़े बनाते थे। धीरूभाई ने इस मिल को विमल नाम दिया, जो उनके बड़े भाई रमणीक लाल के बेटे विमल के नाम पर से रखा गया था। उन्होंने विमल ब्रांड का प्रचार प्रसार इतने बड़े पैमाने पर किया कि देखते ही देखते विमल ब्रांड भारत में एक पॉपुलर और जानी मानी ब्रांड बन चुकी थी। साल 1975 में वर्ल्ड बैंक ने रिलायंस टेक्सटाइल के मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड को यूरोप और अमेरिका जैसे विकसित देशों के स्टैंडर्ड से भी उम्दा बताया और रिलायंस टेक्सटाइल का नाम पूरी दुनिया में फेमस हो गया। दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत के शेयर मार्केट में सबसे पहला आईपीओ किसने जारी किया था? जी हाँ, भारत में सबसे पहला आईपीओ साल 1977 में रिलायंस ने जारी किया था, जिसमें 58,000 से ज्यादा निवेशकों ने इन्वेस्ट किया था, जिसमें से ज्यादातर निवेशकर्ता गुजरात और अन्य राज्यों के ग्रामीण लोग थे। उन लोगों ने धीरूभाई पर अपना भरोसा दिखाया और धीरूभाई ने उन भरोसों को बखूबी निभाते हुए उन लोगों को काफी फायदा कराया। रिलायंस परिवार इतना बड़ा बन चुका था कि जब 1986 में
धीरूभाई ने रिलायंस की मीटिंग कंडक्ट की, तब उस मीटिंग को मुंबई के ब्रुकबोर्न क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित करना पड़ा, क्योंकि उस मीटिंग में 35,000 से ज़्यादा लोग आए थे। ऐसा दुनिया में पहली बार हुआ था कि किसी कंपनी की मीटिंग के लिए पूरा क्रिकेट स्टेडियम बुक किया गया हो। तब धीरूभाई अंबानी ने यह कहा था कि मेरी सफलता का सिर्फ एक ही कारण है, लोगों का विश्वास, और यही हमारे विकास की नींव है। दोस्तों, धीरूभाई अपनी सूझबूझ और बुद्धिमत्ता के लिए भी काफी मशहूर थे, और वे सरकारी नीतियों का अपने फायदे के लिए कैसे उपयोग करना है वे भी बड़े अच्छे से जानते थे। जब वे पॉलिएस्टर का व्यापार करते थे, तब एक जानी मानी कपड़ा कंपनी बॉम्बे डाइंग, जो तकरीबन 150 सालों से भारत के कपड़ा मार्केट में कब्जा किए हुए थी, उनको धीरूभाई की तरक्की बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, और उन्होंने कैसे भी करके धीरूभाई को रोकने की काफी कोशिश की, पर वे हर बार धीरूभाई को रोकने में नाकाम रहे। तो अंत में बॉम्बे डाइंग के मालिक नुस्ली वाडिया ने धीरूभाई को एक ब्लैंक चेक दिया और कहा कि आपको रिलायंस को बेचने की जो कीमत लगानी है वो कीमत इस चेक पर लिख दीजिए। यह बात धीरूभाई को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, और धीरूभाई ने नुस्ली वाडिया को सबक सिखाने का फैसला कर लिया, और धीरे धीरे करके सरकारी दावपेच का इस्तेमाल करते हुए धीरूभाई ने बॉम्बे डाइंग का वर्चस्व भारतीय मार्केट से बिल्कुल खत्म कर दिया, और इससे नुस्ली वाडिया और वाडिया ग्रुप को बहुत नुकसान का सामना करना पड़ा। तब न्यूज़पेपरों ने धीरूभाई के खिलाफ आक्षेप लगाते हुए कहा कि आप सरकारी नीतियों का गलत इस्तेमाल करके अपने ओपोनेंट्स को रास्ते से हटाते हैं और खुद मार्केट के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। तब धीरूभाई ने कहा कि जब लोग तुम्हारे खिलाफ होने लगे तब समझ लेना कि तरक्की कर रहे हो। इस सिचुएशन में अगर और कोई व्यक्ति होता तो वह शायद न्यूज़पेपरों को खरीदने की कोशिश करता, पर धीरूभाई ने जो किया वो जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जो न्यूज़पेपर धीरूभाई के खिलाफ कुछ भी लिखता था, धीरूभाई वही न्यूज़पेपर में पेज भर भर के रिलायंस के एडवर्टाइजमेंट पब्लिश कर देते थे, जिससे उनके विरोधियों के मुंह पर ताले लग जाते थे। नेगेटिव न्यूज़ को पॉजिटिव न्यूज़ में कैसे बदलना है वो धीरूभाई बड़े अच्छे तरीके से जानते थे। दोस्तों, धीरूभाई के इस किस्से से हमें यह सीखना चाहिए कि आपके खिलाफ उठती हर आवाज़ को दबा देना या उनको उन्हीं की भाषा में जवाब देना हर बार जरूरी नहीं होता। अगर आपको जवाब देना है तो जवाब अपनी कामयाबी से दो। लोग बोलते हैं तो बोलने दो, आप अपने काम पर फोकस करो। जैसे ही आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे ही लोगों के मुंह पर ताले अपने आप लगते जाएंगे। धीरूभाई ने अपने जीवन काल में रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक्सपांशन पेट्रोकेमिकल, टेलीकम्युनिकेशन, पावर, कैपिटल मार्केट और लॉजिस्टिक जैसे कई सेक्टर्स में किया, और करीब करीब हर सेक्टर्स में धीरूभाई ने अपनी सूझबूझ से कामयाबी हासिल की, और आज रिलायंस इंडस्ट्रीज का सालाना टर्नओवर 6 लाख करोड़ रुपये से भी ज्यादा है, और रिलायंस रिफाइनरी आज दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। इस रिफाइनरी का रोजाना उत्पादन 12,40,000 बैरल है। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज का दारोमदार उनके बेटे मुकेश अंबानी संभालते हैं। साल 2001 में इकोनॉमिक्स टाइम्स अवार्ड्स ने धीरूभाई को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा था। इनके अलावा फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा धीरूभाई को मैन ऑफ द 20th सेंचुरी भी घोषित किया गया था। दिल का दौरा पड़ने के बाद धीरूभाई को मुंबई के कैंडी ब्रिज हॉस्पिटल में 24 जून 2002 को भर्ती कराया गया। इससे पहले भी उन्हें दिल का दौरा एक बार 1986 में पड़ चुका था, जिससे उनके दाएं हाथ में लकवा मार गया था। 6 जुलाई 2002 को धीरूभाई अंबानी ने अपनी आखिरी सांस ली और भारत ने अपना एक नायाब उद्योग रत्न खो दिया। दोस्तों, ये तो बात हुई धीरूभाई अंबानी के जीवन की। अब बात करते हैं कि धीरूभाई के जीवन से हमें क्या सीखना चाहिए। हम में से कई लोग छोटे सेंटर्स या गांव से बिलोंग करते हैं और सोचते हैं कि हमारी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है या हमारा एजुकेशन उतना अच्छा नहीं है, तो हम कैसे खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकेंगे और कैसे बड़े शहरों के लोगों से कंपटीशन कर सकेंगे। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आपके लिए धीरूभाई एक बेस्ट रोल मॉडल है, क्योंकि धीरूभाई ने एक छोटे से गांव से आकर मुंबई की 150 साल पुरानी कंपनियों को भी पछाड़ा था। क्योंकि आखिर में जो चीज मायने रखती है वो है आपका जुनून और बिजनेस करने का जज्बा। दोस्तों, धीरूभाई हमेशा कहते थे कि बड़ा सोचो, जल्दी सोचो, आगे सोचो, विचारों पर किसी का अधिकार नहीं है। दोस्तों, धीरूभाई का एक सपना था, दुनिया कर लो मुट्ठी में, जिसके तहत वो हर एक भारतीय को मोबाइल फोन से कनेक्ट करना चाहते थे और हर भारतीय को सबसे सस्ते दामों में फोन सुविधा उपलब्ध कराना चाहते थे, जो शायद जियो के आने के बाद अब जाके पूरा हो पाया है। हम और आप जो इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो पा रहे हैं, वो भी शायद धीरूभाई के देखे गए सपने का ही नतीजा है, जो उन्होंने कई सालों पहले देखा था। तो दोस्तों, सपने देखते रहो, क्योंकि लोग शायद आपको रोक पाएंगे लेकिन आपके सपनों को कभी नहीं रोक पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और परिवार में शेयर करें और हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगली वीडियो आप किस पर देखना चाहते हैं। जय हिंद।